नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय। यानी कि आप मगध के बारे में जानते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि मगध का नाम जो पहले है वो आता था 16 महाजनपदों में। फिर उन 16 महाजनपदों में से कैसे उभर कर मगध सबसे ऊपर आया। 16 महाजनपद में जो 16 महाजनपद होते थे उनमें से मगध भी एक महाजनपद था। तो इस तरह से 16 महाजनपदों में से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब मगध साम्राज्य के उदय में जो प्राचीन काल के जो शासक जैसे मौर्य शासक हुए, हर्यक वंश के शासक हुए या आगे चल के गुप्त हुए, तो इन्होंने मगध को बहुत आगे तक बढ़ाया। और एक प्रकार से कहे कि पूरे उत्तर भारत में मगध साम्राज्य उत्तर भारत का नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें एक समय ऐसा भी था कि मगध साम्राज्य का शासन पूरे भारत पर था। तो आज हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो होगा मगध साम्राज्य के उदय, यानी उसका कारण क्या है। क्या कारण है कि 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध साम्राज्य ही उभर कर सामने आया। इसके कुछ तो कारण रहे होंगे, तो उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। ये टॉपिक जो है प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है। मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें मगध साम्राज्य के उदय में वहाँ के राजनीतिक कारण या वहाँ प्रशासनिक यानी वहाँ के शासकों का भी हाथ, जैसे कि मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना हुई जिसका संस्थापक बिंबिसार था, और उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद से उदयन, उसके बाद से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के समय में मगध साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसके बाद से जो भी मगध शुंग आया, ये सब आए। तो आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास से लिया गया है। साथ ही ये जो हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आप ज़रूर देखें। साथ ही जो अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और LNMU के विद्यार्थी जिनके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं या होंगे, BRBU के विद्यार्थी, JP यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी, ये सब जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें ये टॉपिक शामिल है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के कारण। द राइज ऑफ द मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य का अभ्युदय और प्रसार प्राचीन भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। मगध साम्राज्य का उदय और प्रसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है कि बाद के समय में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में 4 शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में थे। यानी मगध साम्राज्य से पहले तो 4 थे और 4 से पहले 16 थे। 16 के बाद 4 अस्तित्व में आए। 4 कौन कौन थे? मगध, अवंती, वत्स और कौशल। अब इन चारों को एक करके, यानी इन तीनों को एक करके मगध जो है उभर कर सामने आया। इन राज्यों के बीच होने वाला साम्राज्यवादी संघर्ष अगली 1 शताब्दी तक चलता रहा। अंत में इस संघर्ष में मगध को सफलता प्राप्त हुई। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय पंजाब और सिंध को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था मगध पर, और नंद वंश के कारण ही, नंद वंश के उसकी शक्ति के कारण ही सिकंदर कभी भी उत्तर भारत पे आक्रमण करने की बातें नहीं सोचा और वो लौट गया। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई जिसने समस्त भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। और मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? मगध। और मगध पर ही उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार किया था। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय का क्या कारण रहा। साम्राज्यवादी संघर्ष में सफलता पाने तथा उत्तर भारत में विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में मगध को जो सफलता प्राप्त हुई उसके अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण क्या आता है? भौगोलिक कारण। यानी कि उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी, मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी, जिसके कारण से उसका साम्राज्य विस्तार हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। मगध भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण सुरक्षित था। क्यों पूर्ण सुरक्षित क्यों था? प्रश्न तो आ रहे होंगे आपके मन में। उत्तर तथा दक्षिण में नदियों
तथा पर्वतों से घिरा होने के कारण इस क्षेत्र की रक्षा करना सरल था। इस परिसीमित क्षेत्र में उत्तम जल स्रोत और चरगाह थे। संभवतः यही कारण था कि मगध दीर्घकाल तक किसी आक्रमणकारी का सामना करने में सक्षम रहा। यानी कि ये तो हमने संक्षेप में लिख दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको डिटेल करके बताती हूँ कि उत्तर में हिमालय था, गंगा नदी थी, दक्षिण में यहाँ उत्तर भारत तक विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद से पहाड़ी एरिया है। इस कारण से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आसानी से भारत में इंटर नहीं कर सकता था, और करता भी था तो इन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण वो भारतीयों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता था, और इस कारण से ये अपनी भौगोलिक मजबूती के कारण ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ। सेकंड देखते हैं, मगध साम्राज्य के उदय में एक कारण और जो इम्पोर्टेंट है वो है लोहा की उपलब्धि। मगध के उत्थान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी लोहे के खानों का होना, यानी उत्तर भारत में लोहे के सबसे अधिक खान पाए जाते हैं। राजगीर के पास लोहे की खान उपलब्ध थी। लोहा गलाने की कला में भी मगध के लोग निपुण थे। लोहा की खानें तो हैं ही, साथ ही उस समय लोग लोहा गलाने की कला से भी परिचित थे। इन खानों से उपलब्ध लोहे से मगध अपनी सेनाओं को लोहे के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेते थे। अन्य राज्यों के पास लोहा उपलब्ध नहीं था, उनकी सेनाएं दुर्लभ थी। यानी कि लोहा के जो खान थे उत्तर भारत में, विशेषकर झारखंड में, जो अभी झारखंड बन गया है, वहाँ के लोहे के अधिकता के कारण यह आर्थिक रूप से संपन्न था। दूसरी बात कि वो अपनी सेनाओं में नए नए तकनीकी लोहे से बने हथियार औजारों का प्रयोग करता। तीसरी बात, कृषि भी की स्थिति भी अच्छी थी। कृषि करने के लिए लोहे के बहुत सारे यंत्र बनाए गए जो खेती में करने में यूज होते थे। इन सारी दृष्टि से लोहे की उपलब्धि भी मगध साम्राज्य का उदय का कारण रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उर्वरा भूमि। उर्वरा भूमि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, फर्टाइल सॉइल, यानी उर्वरा भूमि या मिट्टी। मगध की भूमि अधिक उपजाऊ थी, होगी ही, क्यों नहीं होगी। मगध कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे, या ये कहे कि गंगा के द्वाब में स्थित है, तो यहाँ गंगा द्वाब या गंगा नदी किनारे स्थित होने के कारण वहाँ की ज़मीनें जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल बाढ़ की मिट्टी आती है और उस पर नई मिट्टी जम जाती है। और नई मिट्टी क्या होता है, उसमें ह्यूमरस जो होता है, उर्वरा शक्ति जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से गंगा के किनारे के जो भी मैदान हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, उन्हें अच्छी फसल होती है। और जब अच्छी फसल होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और साथ ही उस समय तो लोहे से भी कृषि करने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी, क्योंकि बहुत सारे यंत्रों और औजारों का निर्माण हुआ था। लोहे निर्मित कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करके कृषि का विस्तार किया गया। कृषि उत्पादन अधिक होने से मगध समृद्धशाली बन गया, वह बड़ी सेना रख सकता था, और इस कारण से उर्वरा भूमि भी मगध साम्राज्य के उदय में सहायक था। अब हम देखते हैं उद्योग व्यापार में वृद्धि। मगध में समृद्धि के कारण नगरों का उत्थान हुआ। इसके साथ व्यापार तथा उद्योगों में अपार वृद्धि हुई। यानी कि मगध में एक तो गंगा के किनारे स्थित था, गंगा किनारे स्थित होने के कारण जल मार्ग द्वारा भी विदेशियों के साथ व्यापार होता था। साथ ही देश में आंतरिक व्यापार भी होता था। बहुत छोटे छोटे और बड़े उद्योग और व्यापार धंधे की भी वृद्धि हुई। मगध व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अनेक नदियां होने के कारण आवागमन की सुविधा थी। उद्योग तथा व्यापार में वृद्धि होने के कारण मगध आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसके कारण मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब हम देखते हैं सैनिक संगठन। आप तो सैनिक संगठन की स्थिति जानती होंगी, यानी कि आप सैनिक संगठन की स्थिति तो आप तो जानते ही होंगे। यानी कि उस समय लोहे की अधिकता थी, मगध आर्थिक रूप से संपन्न था। ऐसी स्थिति में सेना की स्थिति क्या होगी? सेना की स्थिति होगी कि वो काफ़ी मजबूत और श्रेष्ठ सेना थी। घोड़े रथों के अतिरिक्त उसकी सेना में हाथी थे, जो पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होते थे। अब हम देखेंगे एक और कारण, गतिशील समाज। गतिशील समाज होता क्या है?
मगध में अनार्य लोगों की आबादी बहुत बड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अनार्य क्या होता है? अनडिसिप्लिन मैन। अनडिसिप्लिन मैन मतलब होता है कि उस समय वैदिक काल में दो जातियाँ थी, एक आर्य और अनार्य। आर्य यानी कि जो संस्कृत बोलते थे, उनकी वाणी शुद्ध होती थी, उनके व्यवहार अच्छे होते थे, मिलजुल के रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे, वेदों का ज्ञान था, तो वो आर्य कहलाए। लेकिन इसके विपरीत था अनार्य, यानी एक निम्न जाति, जिनमें अनडिसिप्लिन, अनएजुकेटेड, साथ ही उनका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, तो वो अनार्य कहलाए। तो अनार्यों की संख्या जो मगध में थी बहुत ज़्यादा थी। इस क्षेत्र में पतनशील वैदिक रूढ़िवादिता का प्रभाव नहीं हो पाया था, अतः समाज अधिक स्वतंत्र और गतिशील था। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, हम तो जानते हैं कि आर्य और अनार्य में से अनार्य अच्छे नहीं थे, आर्य अच्छे थे। लेकिन अनार्य जो अच्छे नहीं थे तो उनमें एक ऐसी प्रवृत्ति थी उनमें, क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही बहुत सभ्य रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब रूढ़िवादी धर्म कांड, कर्म कांड, अधार्मिक अव्यवस्था, अराजकता ने उनको घेर लिया और उसके बंदिश में आकर एक बार फिर से समाज का पतन शुरू हुआ। लेकिन वैसी स्थिति में मगध में क्या था, एक अनार्य जाति जो थे उन पर इन रूढ़िवादिता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो स्वतंत्र थे। क्योंकि जब शुरू से ही वो अनडिसिप्लिन थे, उन बातों को नहीं मानते थे, धार्मिक बहुत सारे जो नियम रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते थे, तो यानी इसका मतलब कि वो स्वतंत्र थे, कुछ भी कर सकते थे, और इस कारण से रूढ़िवादिता भी उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सका। अतः समाज अधिक स्वतंत्र तथा गतिशील था। इससे राजनीतिक एकता तथा शक्ति सुदृढ़ हुई। डॉक्टर राय चौधरी लिखते हैं कि मगध राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ के लोगों के व्यवहार में एक प्रकार का लचीलापन था। यह गुण सरस्वती तथा दृश्यवती नदी के तटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों में नहीं था। यानी कि जो अनार्यों के जो गुण थे वो सरस्वती और दृश्यवती नदी किनारे रहने वाले लोगों में नहीं थे। इन प्रांतों में ब्राह्मण लोग ब्रात्य वर्ग के लोगों का संपर्क स्वीकार कर लेते थे तथा राजा लोग अपने महलों में शूद्र कन्याओं को भी स्थान दे देते थे। वैश्यों तथा यवनों को भी शासकीय पदों पर नियुक्त किए जाने का प्रचलन था। यही नहीं, कभी कभी नगर शोभनी की संतान के कारण उच्च घरानों के लोगों को या पैतृक राजवंशों के शासकों को राज से निकाल दिया जाता था। राजा का सिंहासन एक साधारण नाई की पहुंच से भी बाहर नहीं होता था। यानी कि स्वतंत्रता के कारण प्रशासन में, राज्य प्रशासन में भी कुछ गतिशीलता या कहे कि एक प्रजातांत्रिक भावना जो कहते हैं उस तरह से था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है शक्तिशाली सम्राट। मगध साम्राज्य के उदय में शक्तिशाली सम्राटों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मगध साम्राज्य के उत्थान में अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद का योगदान था। इन राजाओं की सूझबूझ, दूरदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठता, दानशीलता, जनहित के कार्यों का विवरण तत्कालीन विवरणों से प्राप्त होता है। मगध के नंद सम्राट की शक्ति के भय के कारण ही सिकंदर की सेनाओं ने भारत में बढ़ने से इनकार कर दिया था। यानी कि मगध के साम्राज्य के उदय में सिर्फ मगध की भौगोलिक, आर्थिक, लोहे की अधिकता, सामाजिक गतिशीलता, गंगा किनारे होने के कारण भूमि की उर्वरता के कारण ही नहीं मगध का उदय हुआ, बल्कि वो तो सब तो था ही, मगध में जो शक्तिशाली शासकों का शासन रहा, जैसे कि हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, इनके समय में भी मगध जो है एक एकल स्वतंत्र एक साम्राज्य के रूप में उभरा। 16 जिनमें 16 महाजनपद को पीछे छोड़ते हुए मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जो मौर्य सम्राट के समय में
इन मगध साम्राज्य में और 4 चंद लग गया। तो यही था, यही कुछ प्रमुख था मगध साम्राज्य के उदय के कारण। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप प्राचीन इतिहास से कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग हमने अपलोड कर दिया चैनल पे, यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए आइडिया और विचार के साथ। धन्यवाद।